चलिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं 2019 के पेपर 2 से लिए गए थे। 46 क्वेश्चन तक करा दिए गए थे। अब आगे क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। निम्नलिखित में कौन से एमबीओ प्रोग्राम विफलता के उत्तरदायी कारक नहीं हैं? तो ये आपका जो है इसका आंसर ए है, अल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। तो परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लक्ष्य को बदलते रहना। ठीक है, तो कौन कौन से एमबीओ प्रोग्राम फेलियर के कारण हैं? निम्न कौन से एमबीओ प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायक कारक नहीं है? तो ए जो है वो कारक नहीं है, वो है आपका परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लक्ष्य को बदलते रहना। नेक्स्ट आइए, तो उसका तो रीज़न भी पढ़ लेते हैं। आइए रीज़न देखते हैं हम लोग। ये इसका रीज़न है, चलिए पढ़ते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लक्ष्य को बदलते रहना एमबीओ प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायी कारक नहीं होता है, अर्थात उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एमबीओ प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे जैसे व्यवसाय की स्थितियों में रणनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी के अनुरूप व्यवसाय के लक्ष्यों में परिवर्तन करके व्यवसाय के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और यदि बदलती हुई परिस्थिति में ऐसा न किया तो उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल हो जाएंगे। ठीक है, तो परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लक्ष्य को बदलते रहना ये एक फेलियर था, नहीं है, सॉरी, ये कारक नहीं है। इजी गोल्स कारक हो सकते हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट कारक हो सकते हैं, सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट गोल्स भी कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला जो है स्टेटमेंट आपका दिया है 48 क्वेश्चन में, डिविडेंड पे आउट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। लाभांश भुगतान अनुपात कुल उपार्जन के उस हिस्से का उल्लेख करता है जो कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाता है। तो ये सही है। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय गॉर्डन मॉडल, ये भी सही है। नंबर 3 जो है, MM मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट इज वेरी रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। MM मॉडल सुझाव देता है कि लाभांश भुगतान फर्म की प्रतिष्ठा के लिए बहुत प्रासंगिक है, ये गलत है। तो वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड, नेक्स्ट देखिए डी, वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वॉल्टर मॉडल सुझाव देता है कि लाभांश भुगतान शेयरों के बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, ये भी गलत है। तो सही कौन कौन से आपके, ए और बी इसका बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही है वो है ए और बी, ये दोनों बिल्कुल आपके सही हैं। तो ये ए और बी जो है आपके बिल्कुल सही है, इनको आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 49 क्वेश्चन। प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी किसने बताई थी? ये बताई थी आपके नंबर 4 FA वॉकर ने। किसने बताई थी? FA वॉकर ने बताई थी आपकी प्रॉफिट, नंबर 4 ने बताई थी, FA वॉकर ने प्रॉफिट एज रेंट ऑफ द एबिलिटी, ये FA वॉकर ने बताई थी। नेक्स्ट आइए, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किसने बताई थी? ये थर्ड है आपका JB क्लार्क ने बताई थी। किसने बताई थी? JB क्लार्क ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो किसने बताई थी? थर्ड है आपका JB क्लार्क ने बताई थी आपकी। ठीक है, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आपको किसने बताया था? ये FB हाल ने बताया था रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। किसने बताया था? आपका रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताया था आपका FB हॉलैंड ने। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने बताया? इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताया था आपका लास्ट बचा सेकंड जोसेफ ए सुम्पिटर ने, जोसेफ ए सुम्पिटर ने बताया था आपका ये।
तो प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी किसने बताई थी, ये बताई थी एफ ए वॉकर ने। प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी एफ ए वॉकर बताई थी। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताई थी, ये बताई जेबी क्लार्क ने। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताई थी एफ बी हॉले ने। और लाभ के जो आपको इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताई थी जोसेफ ए सुम्पीटर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन दिया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 24T जो है आपका 28 डेज टी बिल्स वे इंट्रोड्यूस इन 1998, ये बिल्कुल सही है। तो 28 दिवस टी बिल 1998 में पेश किए गए थे, ये सही है। बी क्या है, 364 दिवस टी बिल 1992 में पेश किए गए थे, ये भी सही है। सी क्या है, 182 टी बिल 1986 में पेश किए गए थे, ये भी सही है। ठीक है, तो 28 दिवस टी बिल 1998 में पेश किए, सही है। 364 दिवस टी बिल 1992 में पेश किए, ये भी सही है। 182 दिवस टी बिल 1986 में पेश किए, ये भी सही है। 273 दिवस टी बिल 2006 में पेश किए गए थे, ये बिल्कुल गलत है आपका, तो डी इसका गलत है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर और अंकित मूल्य पर छूट के लिए ट्रेजरी बिल की नीलामी की जाती है। वर्तमान में सक्रिय ट्रेजरी बिल, जिसे टी बिल के रूप में जाना जाता है, 3 प्रकार के होते हैं, 91 दिन टी बिल, 182 दिन टी बिल और 364 दिन टी बिल। तो 273 दिन टी बिल अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं प्रस्तुत किए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 आते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट। तो क्या है भैया, टीडीएस सर्टिफिकेट करेक्ट है। निम्न कौन से 2 टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के बारे में सही है। तो फॉर्म नंबर 16 एनुअल, ये भी सही है। फॉर्म 16 एनुअल भाई आपको देना ही पड़ता है। फॉर्म नंबर 16A क्वार्टरली, ये भी सही है। फॉर्म नंबर 16B हाफ ईयरली, ये नहीं होता है। फॉर्म नंबर 16C मंथली नहीं होता है। एक तो एनुअल होता है और जो है आपका क्वार्टरली होता है। इसके आंसर A और B बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, this sum total of the value of two variables x and y equal to the r observation the value of the coefficient of correlation between x and y। तो इसका आंसर जो होगा, 2 चरों के सभी प्रेक्षकों के मान के योग समान है और उनके बीच सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। अगर x y के सभी समय मान के योग समान हैं और एक्स वाई के समय का मान -1 होगा, मतलब 20 का आंसर होगा परफेक्ट निगेटिव। The sum of the total of two variables x and y is equal to all the observation। हाँ ठीक है, माइनस निगेटिव होगा। 53 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। निम्नलिखित में किस धारणा पर कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण संबंधी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित नहीं है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत आधारित नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा घटती सीमांत उपयोगिता, ये नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे, कंज्यूमर इज रेशनल, उपभोक्ता तर्कयुक्त होता है, ये हो सकता है। उपभोक्ता सीमित मुद्रा है। लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये हो सकता है। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं होते हैं। तो इसके जो कौन कौन से कार्डिनल की थ्योरी है, इसमें कौन कौन से दृष्टिकोण सही होंगे। तो उपभोक्ता तर्कयुक्त होता है, उपभोक्ता की सीमित मुद्रा आय होती है, पूर्ण संतुष्टि की अधिकतमीकरण बिंदु होता है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। तो पहला कौन सा, उपभोक्ता तर्कयुक्त होता है।
उपभोक्ता की सीमित मुद्रा आय होती है। पूर्ण संतुष्टि की अधिकतमीकरण बिंदु होता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता का स्थिर होती है और मुद्रा का सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नेक्स्ट आइए, फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टीरियर probabilities, conditional probabilities under statistical dependence, the following information is available। तो इसमें क्या क्या आपका क्रम से होगा। फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से कहते हैं पश्च प्रायिकता की गणना के लिए निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो इसके लिए होगा, पहले बी होगा, फिर आपका होगा ए, फिर डी, फिर सी। तो बी ए डी सी क्या होगा आपका होगा इसका आंसर बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। तो बी ए कॉपी में लिख लीजिए, बी ए डी सी, ठीक है। तो बी ए डी सी इसके आंसर होंगे क्रम से, ये सही होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 55 में। इसमें वही स्टेटमेंट रीजन वाला है। यदि कोई फर्म परिवहन पर बढ़ी हुई लागत के उपगत करने के लिए तैयार है तो वह अपनी इन्वेंट्री लागत को कम करने की स्थिति में हो सकती है। इफ द फर्म इज प्रिपेयर टू इनकर इंक्रीज कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इट मे बी इन ए पोजीशन टू रिड्यूस इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ये सत्य है। नेक्स्ट है ये, क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म परिवहन के सबसे तेज माध्यम का उपयोग नहीं कर सकती है और परिवहन की लागत का प्रवाह नहीं करते हुए वांछित भंडारण तक सामान पहुंचा सकती है। ये भी सही है, दोनों सही है। और आर जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है ए को। यदि कोई फर्म परिवहन पर बढ़ी हुई लागत को उपगत करने के लिए तैयार है तो वह अपनी इन्वेंट्री लागत को कम करने की स्थिति में हो सकती है। हाँ, हो सकती है, सही है। 55 आपका सही है। अब आते हैं 56 में। माइकल पोर्टर proposed generic strategies that provide good starting point for strategic thinking. Identify them from the below mentioned strategy। तो इसका आंसर जो होगा ए सी डी, ये तीनों सही होंगे। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, सी फोकस और डी डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों आपके आंसर ए सी डी सही होंगे। पहला ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, फिर फोकस, फिर डिफरेंशिएशन। कार्य नीतियों का प्रस्ताव किया जो कार्य नीतिक विचार के अच्छे कार्यनीतिक बिंदु प्रदान करते हैं, नीचे दी गई कार्य नीति से उनका उल्लेख करें। ये तीनों सही होंगे। नेक्स्ट आइए 57। विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ WTO। तो ये इनके फंक्शन जाने WTO के। तो पहला है व्यापार समझौते के व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रचलन को सुगम करना। हाँ, ये सही है। अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों को आवधिक समीक्षा करना, ये सही है। भुगतान के एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करना, ये काम नहीं WTO का। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी काम नहीं है। तो ए और बी सही है, इसका ए करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ए बी करेक्ट है, ये सी और डी गलत है। ठीक है, फिर देख लीजिए। व्यापार समझौते क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रचालन को सुगम करना, अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों को आवधिक समीक्षा करना, ये दोनों आपके सही हैं। और उसका देख लेते हैं। विकासशील देशों को थर्ड देखिए, एक और पॉइंट आता है। विकासशील देशों को उनके व्यापार में विस्तार के लिए जरूरी कौशल एवं संरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु व्यापार के लिए सहायता प्रदान करना, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो इसका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अ कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये गलत है आपका। किसी कंपनी के समान निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। जब कंपनी इंडिया में है तो उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। अ कंपनी कैन नेवर बी क्लासीफाइड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
किसी कंपनी को समान निवासी नहीं के रूप में कभी वर्गीकृत नहीं किया सकता, ये सही है, बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। किसी कंपनी को समान निवासी नहीं के रूप में वित्त मंत्रालय की अनुमति से वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी गलत है। किसी कंपनी को समान निवासी नहीं के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की अनुमति से वर्गीकृत, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, बी सही है, किसी कंपनी को समान निवासी नहीं है के रूप में कभी वर्गीकृत नहीं किया सकता है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। अब आइए नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। शेयर धारकों से लाभांश आय पर कर भारित नहीं किया सकता है, तो ये जो है आपका सही है। कुछ अर्थशास्त्रियों की राय है कि जब कंपनी के लाभों से कर भुगतान पहले से किया जा चुका है और स्वामियों के लाभांश के रूप में शेष रकम को वितरित किया गया तो उन पर भारित किए जाने पर आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब लेकिन चेंजेस हो गए हैं, अब डिविडेंड पे आपका कर पड़ने लगा है, ये समझ लीजिए। तो 2019 के हिसाब सही है, लेकिन करंट में लाभांश पर टैक्स देना पड़ रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 60। साइज ऑफ द मार्केट, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। साइज ऑफ द मार्केट क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। साइज ऑफ द मार्केट कहलाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो साइज ऑफ द मार्केट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोर्थ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाएगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाएगा आपका। फिर आपका मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, तो ये क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट होगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो साइज ऑफ द मार्केट क्या कहलाएगा, नंबर 4 कहलाएगा। आप सॉरी, साइज ऑफ द मार्केट आपका गलत जा रहा है, ये कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है, ये कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नंबर 4। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फॉरेन ट्रेड। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। और नेक्स्ट चाहिए 61 क्वेश्चन। विच देयर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स में अकर इन द प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से 3 प्रकार के साइबर अटैक हो सकते हैं। तो ये होता है बैकडोर अटैक, हाँ हो सकता है भाई। आपका फ्रंट डोर अटैक ये नहीं होता है, बैकडोर अटैक होता है, फ्रंट डोर नहीं होगा। फिर डैनियल ऑफ सर्विस अटैक ये भी सकता है, डायरेक्ट एक्सेस अटैक ये भी सकता है। तो ए सी डी इसके सही आंसर है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके आंसर देखिए टिक लगे हैं, बी और डी बिल्कुल सही होंगे। उपभोक्ता के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं, टू सप्लाई गुड्स एट रिजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज सेलर मार्केट, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हेयर्ड एंड रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। विक्रेता बाजार के होने पर युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विक्रेता बाजार के होने पर युक्तिगत संगत कीमत पर सामान की आपूर्ति करना, सुनने का अवसर प्रदान करना, सही शिकायतों का समाधान करना, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट आइए, हम लोग आते हैं वायवी रेड्डी समिति 63। देखिए वायवी रेड्डी समिति काहे के लिए थी, तो वायवी रेड्डी समिति थी आपकी सेकंड, छोटी बचत पर ब्याज दर का युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग। राशिद जिलानी कमेटी, राशिद जिलानी कमेटी काहे के लिए थी, राशिद फर्स्ट है इसका आंसर, नकदी ऋण प्रणाली के स्थान पर उधार का संशोधित पद्धति, रिवाइज मेथड ऑफ द लैंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। तो वायवी रेड्डी समिति काहे के लिए थी,
रैशनलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग। तो वाई रेड्डी समिति रैशनलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग, और राशि जिलानी कमेटी का आई थी रिवाइज मेथड ऑफ लैंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। एसएम केलकर समिति का ली थी, एसएम केलकर समिति थी आपको पता ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए, रीजनल रूरल जो है, तो एसएम केलकर समिति थी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। और आईटी वेस्ट कमेटी जो थी ये थी वर्किंग कैपिटल लैंडिंग नॉर्म्स के लिए, वो कार्यशील पूंजी उधार देने के मामले। आईटी वेस्ट कमेटी जो थी, आईटी वेस्ट कमेटी थी कार्यशील पूंजी उधार देने के मानदंड के लिए। तो वाई रेड्डी समिति का लिए थी ये थी छोटी बचत पर ब्याज दर की यौक्तिकरण के लिए। राशि जिलानी समिति का लिए थी ये थी किस लिए थी, नकदी ऋण प्रणाली के स्थान पर उधार का संशोधित पद्धति के लिए। एसएम केलकर समिति आप सबको पता ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए थी। और आईटी वेस्ट कमेटी जो थी वो थी कार्यशील पूंजी उधार देने के मानदंड के लिए। तो ये आप क्या हो गया। अब नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। तो भैया इसमें कौन सा जो है आपका सैंपल जो है वो नॉन रैंडम मेथड है। तो कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपका आता है, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग जो होती है नॉन रैंडम मेथड के अंतर्गत आता है। 5 क्वेश्चन आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। निम्नलिखित में कौन से विनिर्माण कंपनी के प्रचालन चक्र के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम है। तो उनका सही अनुक्रम क्या है, इनका सही अनुक्रम है आप मुझे लग रहा है ए होगा, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। तो कच्चा माल परिवर्तन अवधि, चालू काम परिवर्तन अवधि, निर्मित सामान परिवर्तन अवधि, प्राप्त वस्तु परिवर्तन अवधि। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आएगा, फिर भाई रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उस पर काम स्टार्ट होगा, फिर फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड होगा, फिर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड होगा। तो आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल पहले आएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में उसका काम होगा रॉ मटेरियल का, उसको मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, वो सामान तैयार हो जाएगा, फिर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड पर ये सामान जो है रिसीव कराया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं। मैच द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन विद द कंपनसेशन प्लान। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैच दी, काफ़ी क्वेश्चन मैच वाले आते हैं। पे फॉर टाइम नॉट वर्क। तो ये पे फॉर टाइम नॉट वर्क मतलब पे तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हुआ, ये कब होगा, ये होगा फॉर जब सिक लीव होगी, जब आप बीमार व्यक्ति होगे, जब अस्वस्थता अवकाश होगा, सिक लीव लेंगे। सर्विस एंड परक्यूजिस्ट, तो ये कब आएगा, आपका सेवा और प्रवृत्ति, ये आपका मुझे लग रहा है लो कॉस्ट मील में आएगा। हाँ, 5th होगा लो कॉस्ट मील। प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो प्रोटेक्शन प्रोग्राम का आपका सी का 3rd होगा पेंशन। प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या होगा, पेंशन। इंसेंटिव पे, तो इंसेंटिव पे का क्या होगा आपका स्टॉक ऑप्शन, इसका आंसर 2nd होगा। इंसेंटिव पे का आंसर क्या होगा आपका 2nd होगा। तो इंसेंटिव पे का आंसर 2nd होगा, इधर जाएगा आपका स्टॉक ऑप्शन। डिफर्ड पे का आंसर होगा आपका सेविंग प्लान। तो डिफर्ड पे का आंसर क्या होगा, सेविंग प्लान। तो पे फॉर टाइम नॉट वर्क, तो ये होगा सिक लीव हो गया। सर्विस एंड परक्यूजिस्ट, इसका क्या आएगा, इसका आएगा लो कॉस्ट मील्स आएगा। प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या आएगा, प्रोटेक्शन प्रोग्राम पेंशन आएगी। इंसेंटिव पे क्या आएगा, इंसेंटिव पे आपका स्टॉक ऑप्शन आएगा। और डिफर्ड पे क्या आएगा, डिफर्ड पे आपका आएगा सेविंग प्लान। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द टेंडेंसी ऑफ सुपरवाइजर टू रेट a subordinate lower than his performance? हॉर्न्स इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी और पॉइंटिंग टेंडेंसी। तो भैया इसमें जो है इसका आंसर जो होगा हॉर्न्स इफेक्ट होगा, आपका ए इसका आंसर आएगा। तो हॉर्न प्रभाव शब्द का तात्पर्य किसी अनुषंगी को उसके कार्य निष्पादन से कमतर दिखाने के लिए प्रेक्षक की प्रवृत्ति।
ठीक है। जबकि हेलो प्रभाव एक प्रकार का संज्ञात्मक पूर्वाग्रह है, उसकी वजह से हम किसी को देखकर उसके हाव भाव, उसके चरित्र के बारे में सोच सकते हैं। तो हेलो चरित्र के बारे में बताता है, हॉर्न जो है उसके कार्य निष्पादन के तरीके को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत की साझाई फर्म के साझा का मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, फर्म। ये आप जानते ही हैं, क्या आंसर होगा? सी, फर्म। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल असेस, तो फर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? तो इसका आंसर क्या आएगा? 69 का आंसर है ग्रॉस रिसीप्ट मेथड। ये कहलाएगा ग्रॉस रिसीप्ट मेथड। ये नहीं आएगा, सारे इनके मेथड आएंगे। जिनमें कौन सा क्रय प्रतिफल की राशि का परिक्रम निर्धारण करने की पद्धति नहीं है? तो ग्रॉस रिसीप्ट मेथड नहीं है, नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड भी है और शेयर एक्सचेंज मेथड भी है। लेकिन जो है आपका पद्धति नहीं है वो है ग्रॉस रिसीप्ट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड है, शेयर एक्सचेंज मेथड है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस आर यूज बाय द कंपनी? तो वह अनुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें कंपनी द्वारा निम्नलिखित चयनित उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका आंसर पहले होगा सी आपका एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर जी होगा, जी क्या है आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर एच होगा, एच है आपका टेस्ट, फिर आपका होगा एफ, एफ आपका जो है मोर इंटरव्यूज़, फिर ए होगा रेफरेंस चेक, फिर ई होगा आपका कंडीशनल ऑफर्स, फिर बी होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर डी होगा आपका क्या, हायर। तो आप पहला और आखिरी याद रखिए, वो भी आपको याद करने का तरीका होगा। पहले आप याद करिए सी आपका एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर लास्ट याद कर लिए डी, डी क्या है आपका किराया क्रय या हायर। तो ए और डी देखिए किसी में आ रहा है, सी और डी, सॉरी सी आया फिर आखिरी में डी एक में आ गया। हाँ तो इसमें तो बड़ा गड़बड़ है, ए और सी है, तो हम भाई दूसरा भी देखना पड़ेगा। सी के बाद आपका जी है, जी क्या है, जी है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन ब्लैंक, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर है टेस्ट। ये तो आपको 3 क्रम तो याद ही रखने पड़ेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट आइए 71, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? तो कौन कौन से सत्य हैं इसमें, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। स्कीनर स्टडीज द फ्लैटनेस ऑफ द पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका गलत है, क्या है, गलत है आपका। अब बी की बात करते हैं, अब पॉजिटिव स्केल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज स्क्रैच मोर टू द राइट देन टू द लेफ्ट। ये सही है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ empirical relationship between mean, mode and median for the moderately asymmetric distribution, Karl Pearson coefficient of skewness can be measured by 3 median divided by standard deviation। गलत है आपका। डी, इफ मीन इज लेस देन मोड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यू। ये सही है। तो इसका आंसर जो है आपका हमारे हिसाब से बी और सी सही है। तो बी क्या है, अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज स्ट्रेच मोर टू द राइट देन टू द लेफ्ट। और डी क्या है, इफ मीन इज लेस देन मोर द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यू। तो बी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, सेंटी टू देखिए, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिक आर ऑल इक्वल। ये गलत है। ऑन एवरी पॉइंट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिक आर ऑल इक्वल, ये भी गलत है। दोनों आपके आंसर गलत हैं। सीधी रेखा, देखिए सीधी रेखा मांग में प्रत्येक बिंदु और बिंदु लोच हर प्रकार समान होती है, सही नहीं है क्योंकि बिंदु लोच बदलता रहता है। सेकंड है आयताकार अपरवलय आकार वाले मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच समान नहीं होती, गलत है क्योंकि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु लोच एक समान होती है। तो सेकंड जो है ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल, ये गलत है। ऑन एवरी पॉइंट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व
द पॉइंट इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत, वैसे सेम ही लग रहा है मुझे तो। हाँ तो सही है। देखें इसमें क्या लिखा है, ऑन एवरी पॉइंट स्ट्रेट लाइन डिमांड करो। दोनों तो सेम है, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट सेकेंड। भैया फर्स्ट गलत तो सेकेंड भी गलत होगा, क्वेश्चन गलत गड़बड़ दिया है। 73 देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे आइए भैया, स्टेटमेंट बहुत आते हैं। भारतीय लेखांकन मानक, भारतीय लेखांकन मानक में कुछ कार्व आउट्स होते हैं और IFRS के द्वारा मेल के लिए भारत में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, सही है। भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर भारत में तैयार किए गए वित्तीय विवरण में IFRS का अनुपालन नहीं होगा, ये भी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेशनल हाउसिंग बैंक was established in 1987 as wholly owned subsidiary of which of the following? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आवास बैंक के निम्नलिखित में किसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में 1987 में स्थापित किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय आवास बैंक को किसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में 1987 में स्थापित किया गया? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर आइए मैच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का आंसर जो होगा आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स में होता है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसका आंसर थर्ड होगा। बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज का आंसर होगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, फोर्थ आंसर होगा बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज का आंसर क्या होगा? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स को जानते हैं आप लोग, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन का आंसर क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बाय बैक ऑफ द सिक्योरिटीज, इसका आंसर होगा फोर्थ, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और प्रॉमिसरी नोट का आंसर होगा फर्स्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए फिर आ गया आपका मैच दी फॉलोइंग। चलिए AR मेथड, तो AR मेथड का जो आंसर है वो थर्ड है आपका, एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। AR मेथड का आंसर क्या है? एवरेज इनकम ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ARR मेथड का आंसर है आपका एवरेज इनकम ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। AR मेथड का क्या है? एवरेज इनकम ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट है पे बैक पीरियड का आंसर क्या है? पे बैक पीरियड मेथड का आंसर आपका हमारे हिसाब से फोर्थ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। तो इसका आंसर क्या है आपका? पे बैक पीरियड का आंसर क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। NPV मेथड का आंसर क्या है? तो NPV मेथड का आंसर जो है आपका दिया हुआ है फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो NPV मेथड का आंसर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फर्स्ट इसका आंसर है NPV मेथड का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का आंसर जो है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का आंसर आपका सेकंड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।